गुड इवनिंग दोस्तों, विद्या करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं संदीप सर एक बार फिर से आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंसर उसके लेकर आया हूं। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, मैं आज भारतीय संविधान के कुछ प्रश्नों पर डिस्कशन करूंगा आप लोगों से, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें इस पर, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को पूरा पढ़िएगा, पूरा देखिएगा, जिससे आप लोगों को भी कुछ बेनिफिट उठा पाएँ आप इसका। चलिए हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, आज का पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ध्यान दें मित्रों, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शन में दिया हो गया यूएसए, यूके, पाकिस्तान और भारत। तो आप सभी लोग जानते हो कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो जो ब्रिटेन देश है, जिसको कि यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है, उसका लिखित संविधान नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यूके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। अब आपको चीज़ ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जो ऑप्शन है आपके, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। तो जो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, इन सब चीज़ों का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको मिलता है, इसलिए आपका जो सी उत्तर होगा बिल्कुल सही होगा। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय के लिए प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, ऑप्शन है निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन है निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, उपरिदृष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो ध्यान दें, हम सब लोग पढ़ते हैं कि भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो निलंबित कर सकता है। यानी कि कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। तो यानी कि निलंबित तो हो सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको राष्ट्रपति भी निलंबित नहीं कर सकता है, यानी कि कोई भी निलंबित नहीं कर सकता है। यानी कि जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है, तो जी बिल्कुल। हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति जो होता है वो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो आप लोग जानते हो कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? 12 लोगों को। तो यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, आप लोग टिक कर लीजिएगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? आपको ऑप्शन सी सही होगा, भारत के उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार की अगर विवाद हो रहा है तो उसके समक्ष जो समझौता होता है वो सर्वोच्च न्यायालय देखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होते हैं तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में काम करता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो इसके तौर पर काम करता है। सबसे पहले प्रेसिडेंट होता है, अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, अगर वो भी नहीं है तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेगा वो उसकी जगह संभालेगा। और अगर ये चारों नहीं है तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के लिए चुनाव का प्रोसेस प्रावधान किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का वर्णन, ध्यान रखिएगा मित्रों, किसमें किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण सम्मिलित किया गया है? आप सब लोग जानते हैं भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्यों को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात करता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 8 का ए ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए होता है? तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को हैं, जैसे अनुच्छेद 15,
अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये केवल भारतीय व्यक्तियों को ही प्रदान किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 यानी कि ऑप्शन नहीं होगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 सबको बराबर होता है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में ये भी हुआ। तो इसमें आपका जो उत्तर हुआ वो कौन सा उत्तर हुआ? डी ऑप्शन सही है, अभिव्यक्ति का अधिकार। क्योंकि हमने बात की कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, तो आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा मित्रों वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रभाव है? किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गोवध पर निषेध। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए सकते हैं? अनुच्छेद 37 में आपका यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य के परामर्श के बाद ही विधि निर्माण कर सकती? जम्मू कश्मीर आपका सही ऑप्शन होगा, 12 का सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो सबसे ज़्यादा जो भारतीय संविधान में चीज़ें ली गई हैं वो मित्रों भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं, अतः आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, ध्यान रखिएगा मित्रों, बी.एन. राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे। अब इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, बी ऑप्शन सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था? पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, ध्यान रखिएगा मित्रों, इसका नाम था ऑपरेशन पोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, संविधान के आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं? लोकतंत्र के आदर्शों को तो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, प्रस्तावना में वर्णित किया गया है, अतः 17 का ए ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार माना? तो आप लोग ध्यान दिएगा, निजता का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी, इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था, परंतु इसको उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 ये मौलिक अधिकार में है। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 ये भी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 ये भी है। लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार आर्टिकल 39 घ में किया गया है, इसका वर्णन। तो ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मैटर हो गया। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है ये नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? तो सन 1978 में, ध्यान रखिएगा मित्रों, 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में ये मौलिक अधिकार हटा दिया गया था, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकार और संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम भारत राज्य वाला मामला, ये मौलिक अधिकार और संबंधित था, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मत देने का अधिकार क्या होता है? मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति का एक कानूनी अधिकार होता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि की समानता सही है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता सही है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, ये गलत है। अनुच्छेद 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा मित्रों, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह
विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। नागरिक समता का आशय है, नागरिक समता का आशय ये होता है कि सभी नागरिकों को एक समान अवसर उपलब्ध कराना, अतः बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण को निजी स्वतंत्रता का आधार माना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? तो संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा कि किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान किया गया है वो अमेरिका देश से लिया गया है, यूएसए से। तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। 29 क्वेश्चन आपने टिक किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे भारतीय संविधान के। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, यहाँ पर एक ऑप्शन सही कर लीजिएगा, जो राज्याध्यक्ष है या राज्याध्यक्ष नहीं होगा, यहाँ होगा मित्रों राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्र का अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा मित्रों। तो यहाँ पर होगा आपका जो उत्तर सही होगा वो ये होगा कि भारत एक गणराज्य है मुख्य रूप से। क्यों? क्योंकि भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है, जबकि ब्रिटेन में जो राजा होता है उसका चुनाव नहीं होता, उसका पद परंपरागत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। विधान परिषद के सभापति व उपसभापति का वेतन संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो किसी भी व्यक्ति का, अगर संवैधानिक व्यक्ति है, उन सारे संवैधानिक व्यक्तियों का जो सैलरी होता है, वेतन, वो अनुसूची नंबर 2 में वर्णित की गई है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अगर हम बात करें कि महान्यायवादी का वेतन कौन सी अनुसूची में है, तो किसी अनुसूची में नहीं है। क्यों? क्योंकि महान्यायवादी की सैलरी अनुसूची नंबर 2 के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल का शपथ किस अनुसूची में है? अब अमूमन लोग इसमें उत्तर तीसरी लगा देते हैं, ए ऑप्शन सही लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भारत के 3 पद, एक तो राष्ट्रपति, एक तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक गवर्नर, ये 3 की शपथ का वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। तो यानी कि और किसी में है नहीं, अर्थात जो 33 नंबर है उसका आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कोई नहीं। 12वीं अनुसूची में कितने विषयों का वर्णन किया गया? तो 12वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है? 18। और अगर पूछता कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए तो 30, ध्यान रखिएगा मित्रों। 11वीं में कितने? 30, सॉरी 11वीं में 29 और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18। तो 12वीं चूंकि पूछा गया है तो 12वीं में 18 विषय रखे गए हैं, जिससे नगर पालिका संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? तो मूल संविधान में कुल भाषाओं की संख्या थी 14, बाद में 8 जोड़ी गई, जिनमें 92वां संविधान संशोधन बहुत पूछा था, 1993 में हुआ था। और इसमें क्या जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन सन 2003, 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसमें भारत की 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, ध्यान रखना। तो आपका जो उत्तर सही होगा मित्रों वो क्या सही होगा, ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय आपात संविधान में किस देश से लिया गया? तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो भारत में वित्तीय आपात का जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बाकी सारे और बाकी जितने भी आपात हैं वो जर्मनी से लिए गए। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि राष्ट्रीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी देश से भारत में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है? अब संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र संबंधित है? तो भाग 10 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यही आपके अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था?
ध्यान रखिएगा मित्रों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1953 में न्यायमूर्ति डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, जिसने कि अपनी रिपोर्ट सन 1956 प्रस्तुत की। तब उसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम का नाम दिया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का 25वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 25वां राज्य 56वें संविधान संशोधन 56 नंबर का अमेंडमेंट था। ईयर था 1987। 56वें संविधान संशोधन सन 1987 में गोवा को भारत का एक नया स्टेट बनाया गया था, जो कि भारत का 25वां राज्य माना जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 1992 में पारित हुआ था। यही क्वेश्चन होता, भारतीय नागरिकता अधिनियम तो 1955 हो जाता। तो 1992 में भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत एक नियम बना दिया गया था कि अगर हिंदुस्तान की महिला या हिंदुस्तान की कोई भी माता है जिसका बच्चा कहीं विदेश में जन्म लेता है, तो उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो सकती है जहाँ की माता रहने वाली है। ध्यान रखिएगा। तो ये अधिनियम 1992 में आया। 1992 पहली बार नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार सन 1955 में मिला था। ध्यान रखिएगा। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये आप सब लोग जानते हैं कि नागरिकता का भाग 2 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा अधिकार केवल भारतीयों का है? अभी हम लोग डिस्कस किए थे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30, ये 5 जो आर्टिकल हैं मौलिक अधिकारों के, ये केवल भारतीय नागरिकों के पास हैं। तो इनमें से कौन सा अधिकार केवल भारतीयों का है? आर्टिकल 15 नहीं, आर्टिकल 29 नहीं, आर्टिकल 16 नहीं, यानी कि उपरोक्त सभी आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, अतः आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपातकाल के समय कौन से मौलिक अधिकार राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है? अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है जो चाहे तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। और ये कौन से आर्टिकल 2 हैं जिनको कोई नहीं खत्म कर सकता है? तो आर्टिकल 20 और 21 हम लोगों ने अभी पहले भी चर्चा की थी कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है उसको राष्ट्रपति भी निलंबित नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम ये किस सन में पारित हुआ था? तो 23वां संविधान, भारतीय संविधान का आर्टिकल 23, ध्यान रखिएगा, जो ये कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करना। तो उसी के अंतर्गत महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम सन 1986 में पारित होकर आया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद सी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। ध्यान रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। 42वां संविधान संशोधन जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनरेगा निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल मनरेगा के लिए जाना जाता है? तो आर्टिकल 43 में मनरेगा का वर्णन किया गया। ध्यान रखिएगा। चलिए कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 50 में मित्रों। भारत मूल कर्तव्य, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ध्यान दो। किस संविधान संशोधन में दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है? 17वां संविधान संशोधन, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा को भी भारत के राष्ट्रपति को चुनाव में भाग लेने का अधिकार होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, तब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल किसको देता है? तो लोकसभा के स्पीकर को इसकी सूचना दी जाती है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 21 में वर्णित किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करके उसके पद से हटाया जा सकता है।
राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? लोकसभा में कितने? 2। राज्यसभा में कितने? 12। दोनों को जोड़ दोगे तभी तो संसद आएगा, और कितने हो जाएगा? 14। तो यानी कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत ये पावर दी गई है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1975 में जब भारत में आपात की घोषणा हुई थी, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब के समय में 1975 में आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी जी ने की थी। आगे देख लीजिए, राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक लागू होता है? तो राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है। कितने माह के लागू होता है? 6 माह के लिए। और अधिकतम कितना होता है? 3 साल अधिकतम लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल के खिलाफ किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। इसको कौन लाता है? हमेशा विपक्ष का जो विपक्ष होगा वही अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। और अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो ऐसी हालत में प्रधानमंत्री को लोकसभा से क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। मित्रों ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई साहब। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये उपराष्ट्रपति होता कौन है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का कार्यवाहक के तौर पर काम करता है। और दूसरी चीज, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, लेकिन फिर भी वो उसका मेंबर नहीं होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, 5 वर्ष। ध्यान दीजिए, मैं रोज़ आप लोगों से एक बात कहता हूं कि आप लोग मेरा साथ देंगे, प्रयास किया जाएगा जिससे हम इस वर्ष नौकरी के लिए इधर उधर भागना ना पड़े, सब श्योर हो जाए कि हमको नौकरी मिल ही जाएगी। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन भी है और ये आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग लगातार इसको देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ, प्रयास ये रहता है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी दे पाऊँ आप लोगों को। तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग वीडियो देखेंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।